अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी हमें शाहिद साहब ने इंडिया केरला से शेयर की है। और बेसिकली ये कहानी इनके फादर की कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जब ये 1993 में दूध सप्लाई का काम किया करते थे। बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ था वो एक छोटे से गांव से था। इनके फादर के पास कुछ इक्का दुक्का भैंसें मौजूद थी और उन भैंसों का दूध निकाल के मेरे फादर दूध सप्लाई किया करते थे। अब जो लोग भैंसे वगैरह पालते हैं या जो दूध का या फार्मिंग का काम किया करते हैं, तो उनको पता होगा कि आपको रात को 3, 3:30 बजे या 4 बजे उठ के सारे काम अंजाम देने होते हैं। तब कहीं जाके आप 5:30, 6 बजे तक तैयार होते हैं कि आप दूध को सप्लाई कर सकें। तो वैसे ही मेरे फादर सुबह सुबह यानी 3, 3:30 बजे उठ जाते और उठने के बाद जो भी काम है उसको मुकम्मल करते और कभी साइकिल पे या कभी पैदल गांव के अंदर या अतराफ़ का जो भी एरिया था वहाँ पे दूध सप्लाई किया करते। अब उस दौर में मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने फादर के काम आ सकूं या उनके काम में हाथ बटा सकूं। अक्सर मैं उनको कहता कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो मेरे अब्बू मुख्तलिफ बहाने बनाते या मुझे किसी भी वजह से मना कर दिया करते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ज़िद करना शुरू की और ज़िद करते करते मैंने बिलाखिर रोना शुरू कर दिया। अब जब मैंने रोना शुरू किया तो मेरे फादर ने मुझसे वादा किया कि ठीक है, कल सुबह 3, 3:30 बजे मैं तुम्हें सोते से उठा दूंगा। तुम मेरे साथ पहले चल के दूध वगैरह निकालना और फिर सप्लाई करने के लिए गाँव में जो भी एरिया है वहाँ पे रवाना हो जाएंगे। वैसे ही इन्होंने मुझे सुबह के तकरीबन 3, 3:30 बजे सोते से उठाया और मैं और मेरे अब्बू हमारा जहाँ पे फार्म मौजूद था, जहाँ पे हमारी भैंसें वगैरह दूध दिया करती थीं, उस एरिया में जाके बैठ गए। अब ये जो एरिया था ये गांव से कुछ आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5 या 10 मिनट के फासले पे मौजूद था और यहाँ से गांव की तरफ आके हमारे अब्बू दूध सप्लाई किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने अब्बू के साथ बैठा हुआ था, मुसलसल मेरे अब्बू काम कर रहे थे। अभी भी क्योंकि सुबह शुरू नहीं हुई थी तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा छाया हुआ था। इसी दौरानिए में मैं इधर उधर देख रहा था और जब मेरी नज़र सामने यानी उस तरफ पड़ी जहाँ पे एक शायद नीम का या फिर बरगद का बहुत बड़ा सा दरख्त मौजूद था, तो मैंने देखा कि उस दरख्त के नीचे बिल्कुल तने के साथ कोई खड़ा हुआ है। मेरे अब्बू मुसलसल काम के अंदर मसरूफ़ थे। मेरा जो ध्यान था मुसलसल उस दरख्त पे या उस दरख्त के नीचे था, यानी कि मैं देखना चाह रहा था कि इतनी रात में या अंधेरे में कौन है जो दरख्त के बिल्कुल तने के बराबर में खड़ा हुआ है। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी वहाँ पे मौजूद है उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और वो कुछ अजीब तरीके से इस दरख्त के तने के या इसके अतराफ़ के चक्कर लगा रहा है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे गांव की ही कोई औरत है जो किसी काम से इस दरख्त के पास आई हुई है। लेकिन ये कौन से रिचुअल थे या कौन सा ऐसा काम था जो दरख्त के तने के गिर्द घूमने पे अंजाम दिए जा रहे थे? ये बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे, लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद शायद अपने फादर से पूछना चाहता ही नहीं था, या बस किसी भी वजह से मेरा ध्यान उनसे पूछने की तरफ नहीं जा रहा था। मैं मुसलसल उस वजूद पे गौर कर रहा था जबकि मेरे अब्बू मुसलसल काम के अंदर बिज़ी दिखाई दे रहे थे। आप यकीन करें कि इसी दौरानिए में जबकि मेरे अब्बू ने अपना काम मुकम्मल किया तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि जैसे साइकिल के पास जाओ। उनके एक हाथ में दूध की थैलियाँ या दूध मौजूद था जबकि दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ी सी छड़ी मौजूद थी, और वो किस वजह से इनके पास थी ये अब तक मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, जैसे ही मैं उस साइकिल के पास आया तो मैंने मुसलसल उसी तरफ देखना शुरू कर दिया जिस दरख्त की तरफ या जिस तने की तरफ मुझे वो औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब जब मेरे अब्बू साइकिल के करीब आए और उन्होंने मुझे उस तरफ देखते हुए देखा तो वो कहने लगे कि उस तरफ नहीं देखो। अब उन्होंने किस वजह से मुझे मना किया था, ऐसी क्या बात थी जो वो मुझे नहीं बताना चाहते थे, ये अब तक नामालूम थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेरे अब्बू साइकिल के ऊपर बैठे, एक तरफ उन्होंने दूध की थैलियाँ या दूध टांगा और फिर मुझे इशारा किया कि जैसे पीछे जो कैरियर मौजूद है मैं उस पर आके बैठ जाऊं। अब जैसे ही मेरे अब्बू उस कैरियर के ऊपर बैठे तो वो जो भी औरत थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उस औरत ने हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया
तो हैरानकुन बात ये थी कि जैसे जैसे वो आगे आ रही थी, ऐसा लग रहा था उसका कद बढ़ता चला जा रहा है। कुछ अजीब तरीके से जानवरों के से अंदाज में वो चलती हुई आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे या तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर इसको कदम रखने में किसी दुश्वारी का सामना है। हालांकि मेरे अब्बू ने मुझे उस तरफ देखने से मना किया था, लेकिन बार बार मेरी जो नज़र थी उस तरफ यानी उस औरत की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। और अब मैंने जब उसके कदमों पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था उसके पाँव अपने पाँव नहीं हैं, यानी इंसानी पाँव हरगिज़ नहीं लग रहे थे। एक तो उसके जो पाँव थे वो उल्टे लग रहे थे और दूसरी बात यह कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव के बजाय किसी चौपाहे के या किसी जानवर के पाँव हैं जो उसके पाँव की जगह लगा दिए गए हैं। जैसे जैसे वो औरत मेरे बहुत ही नज़दीक आ रही थी, मेरे अब्बू के दूसरे हाथ में जो एक लाठी मौजूद थी, उन्होंने उस लाठी के ज़रिए उस औरत की तरफ इशारा करना शुरू किया और ज़ेर ज़बान उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख़ास कलाम है जो मुसलसल पढ़ते चले जा रहे हैं और मुसलसल इस स्टिक के ज़रिए उस औरत को भगाने की या डराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आमतौर पे जानवरों को डराने की या भगाने की कोशिश की जाती है। और वाकई में देखते ही देखते ये जो भी औरत थी जो कि हमारे बहुत नज़दीक आ चुकी थी, जब मेरे अब्बू ने इस तरह से स्टिक के ज़रिए उसको भगाना शुरू किया या कुछ पढ़ना शुरू किया, तो एकदम से उस औरत की जो रफ्तार थी वो ना सिर्फ स्लो होती चली गई, बल्कि अब लग रहा था जैसे वो एक लम्हे के लिए रुक चुकी है। और ना सिर्फ रुक चुकी है बल्कि मुड़ने के बाद उसने दोबारा से उसी तरफ जाना शुरू कर दिया है जिस तरफ से वो चलती हुई हमारे पास आई थी। ये कौन औरत थी, कहाँ से आई थी, इसका हमसे क्या ताल्लुक़ था और ये इस तरह से डर के बिलाखिर वापस क्यों भागी थी? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थे और सच्ची बात यह कि मैंने कुछ देर के बाद ही मेरे अब्बू से ये सारे सवालात करना शुरू कर दिए। पहले तो मेरे अब्बू मुझे बताने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ज़िद की तो वो कहने लगे कि कल शाम में मैं तुम्हें इस बारे में सारी मालूमात दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि अगली शाम जब मैंने अपने अब्बू से दोबारा से उस औरत के बारे में पूछा तो अब्बू कहने लगे कि मैं तुम्हें इसीलिए वहाँ पे लेके नहीं जाता कि अक्सर रात के औकात में या सुबह होने से पहले उस दरख्त के पास एक चुड़ैल या पिछल पैरी नज़र आया करती है। वो हमें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो नए लोग हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, वो उनको इस तरह से डरा के खौफ के अंदर मुब्तला कर सकती है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ सुबह के इस वक्त में कोई वहाँ पे जाए। मेरा रोज़ का मामूल है, हर दूसरे दिन मुझे मखलूक नज़र आती है और मैं इसी तरह से उसको यहाँ से भगा दिया करता हूँ। अच्छा गाइस, अगर आप सिंध की बात करें ना, तो सिंध के अंदर यानी कराची के अलावा जो हिस्सा है उसमें हैदराबाद से लेके जहाँ तक ये सिंध ख़त्म होता है, इस पूरे हिस्से में बहुत सारी जगहें, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की एरियाज़ हैं, कुछ इस तरह की हवेलियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्री पार्टीशन से ही हॉन्टेड हैं। खैर, आज की ये जो स्टोरी है ये बेसिकली मीरो खान की स्टोरी है और जो लोग सिंध के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि लाड़काना से मेरा ख्याल है कि 25-30 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा शहर या जिसे आप एक गांव भी कह सकते हैं वो आबाद है। और इस गांव की खसूसियत यह है कि इस गांव के अतराफ़ में या इसके चारों तरफ खेती खेत मौजूद हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहा करते हैं उनकी जो ज़राए आमदनी है यानी उनका जो गुज़रो औकात है वो खेतों की बुनियाद पे चला करता है। खैर, हमारे एक लिसनर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अमजद है। ये बताते हैं कि जो कहानी थी ये 1991-92 में मेरे साथ पेश आई थी। अब क्योंकि ये जो मीरो खान है, मीरो खान से अगर आप लाड़काना का जिक्र करें तो अक्सर मीरो खान या इस गाँव के जो लोग हैं वो काम के लिए या अपना जो भी बिजनेस है उसके लिए लाड़काना का रुख किया करते हैं। वैसे ही एक सर्द रात थी, सर्दियाँ चल रही थी और ये किसी भी काम से लाड़काना गए हुए थे और अक्सर इनकी कोशिश होती थी कि जब इनका काम ख़त्म हो जाए तो काम ख़त्म होने के बाद ये फ़ौरन से वापस अपने गांव मीरो खान आ सकें। उसकी वजह ये थी कि एक तो सर्दी बहुत थी,
क्योंकि सिंध के अंदर सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, और अगर आप गर्मी की बात करें तो गर्मी भी 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ करता है। दूसरी बात ये थी कि इनके बुज़ुर्ग मना किया करते थे कि रात के औकात में ये जो जंगलात मौजूद हैं, जहाँ पे ये खेती बाड़ी होती है, इसके बाद का जो एरिया है, यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। तो कोशिश करो कि मगरिब के टाइम तक या ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 तक वापस आ जाया करो। लेकिन कभी कभी वो होता है जो आपने सोचा नहीं होता। तो वैसे ही एक सर्द रात थी, और ये बताते हैं कि जब मैं लाड़काना से निकला तो मुझे जहाँ पे बस ने या जो भी ट्रांसपोर्ट थी जिसने भी इनको वहाँ पे उतारा, तो ये जहाँ पे उतरे, वहाँ उतरने के बाद इनके घर का जो रास्ता था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो 20-25 मिनट का रास्ता था। और ये जो रास्ता पैदल का रास्ता था, इस रास्ते में एक छोटा सा कब्रिस्तान आया करता था। अच्छा, सिंध के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कराची के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े कब्रिस्तान मौजूद होते हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध में ये होता है कि जहाँ पे मतलब गांव वगैरह होते हैं, उसके साथ ही छोटी छोटी जगहों पे लोगों की, अपने चाहने वालों की तदफीन कर दी जाती है। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन ये जबकि कहानी है, उस वक्त ऐसा ही था कि इनके गांव से कुछ फासले पे 20-25 मिनट के रास्ते पे एक छोटा सा कब्रिस्तान आबाद था, और ये एक बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान था, यानी छोटी छोटी सी 3-4 फीट की दीवारें यहाँ पे मौजूद थीं, और एक तरफ जंगला लगा हुआ था, जबकि जो दूसरा रास्ता है ये मुकम्मल तौर पे जंगले से आज़ाद था। ये बता दें कि जैसे ही एग्जैक्टली मैं उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा, तो मेरी नज़र वैसे ही जब कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर पड़ी, तो मुझे लगा कि एक बच्चा जो कि मुश्किल से 11-12 साल का होगा, वो कब्रिस्तान की या उस दीवार के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। हैरान कुन बात ये थी, ये जो बच्चा था, इसका जो कलर था वो एक्स्ट्रा वाइट था, और इसकी जो नाक थी वो कुछ ज़्यादा लंबी लग रही थी। उससे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि इस बच्चे के जो हाथ थे वो इस कदर लंबे लग रहे थे कि बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ उसके टखनों से नीचे तक बआसानी पहुंच पा रहे हैं। अब मेरे जहन में ये आया कि मैं इस बच्चे से पूछूं कि भाई, तुम इतनी रात में इस अंधेरे में इस कब्रिस्तान के गेट पे या इसकी दीवार पे क्या कर रहे हो। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा रास्ता भूल गया हो, या अल्लाह ना करे जैसे आमतौर पे बच्चों के साथ गलत मामलात होते हैं, तो इसी वजह से कोई इस बच्चे को इस कब्रिस्तान के अंदर लेके आ गया हो। अब जब मैंने उस बच्चे से सवाल किया तो बजाय इसके वो बच्चा मेरी बात का जवाब देता, वो एकदम से अंदर, यानी जहाँ पे कब्रें मौजूद थीं, उस तरफ कूद गया। अब जैसे ही बच्चा उस तरफ कूदा तो मुझे यकीन हो गया कि भाई बात यह है कि ये बच्चा यकीनन किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। अब तो मेरे दिमाग में आ चुका था कि मैं इस बच्चे की मदद करूँगा और इससे पूछूंगा कि बिलाखिर ये यहाँ पे क्यों कूदा है। खैर, मैं जब उस कब्रिस्तान की दीवार के पास आया और दीवार से जब मैंने अंदर की तरफ, यानी जहाँ पे कब्रें मौजूद थीं, मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कब्रों के बिल्कुल बराबर में एक नहीं 3 बच्चे एक दूसरे से सर जोड़ के बैठे हुए हैं। वैसे ही उनका हुलिया है, एक जैसे उनके कपड़े हैं, वैसे ही उनका जो कलर है वो एक्स्ट्रा वाइट है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ खेल रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे बच्चे साथ बैठ के कंचे या इस तरह के पत्थरों से गेम्स खेला करते हैं। पहला इंप्रेशन यही था, ये बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। लेकिन जब मैंने इन तीनों बच्चों को मुखातिब किया तो अजीब बात ये थी कि इन तीनों बच्चों में जो सबसे आखिर में बच्चा बैठा हुआ था, उसने बराह रास्त मेरे अब्बू का नाम लिया। वो कहने लगा कि फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जब इस बच्चे ने, जिसको मैं जानता भी नहीं था, जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था, इसने बाकायदा मेरे बाप का नाम लिया और एग्जैक्टली सही नाम लिया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा कि भाई, ये कौन बच्चा है जो मेरे बाप तक को जाना करता है। अभी जबकि मैं इनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कर रहा था, ये तीनों बच्चे एकदम से खड़े हुए, और खड़े होने के बाद इन्होंने एक बॉल नुमा चीज़ से खेलना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि जब इन बच्चों ने इस बॉल नुमा चीज़ से खेलना शुरू किया, तो जब मेरी नज़र उस चीज़ के ऊपर मज़ीद पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि इन तीनों बच्चों के हाथों में कुछ ना कुछ मौजूद है, और ऐसा लग रहा था जैसे आँख के शोले इनके हाथों में मौजूद हैं, और ये मुसलसल अपने हाथों से उन आँख के शोलों को हवा में उछाल रहे हैं।
हैरान कुन बात ये थी कि जैसे करतब दिखाने वाले या जो लोग सर्कस में जिस तरह से परफॉर्म किया करते हैं, वैसे ही ये बच्चे मुसलसल आँख के शोलों को या आँख की बॉलों को हवा में उछाल रहे थे और मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे ये मंज़र बर्दाश्त किया और मैं फ़ौरन से पलटा और मैंने तेज़ कदमों के साथ अपने गांव, अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं पलटा और मैंने पलट के आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे लग रहा था इन तीनों बच्चों के हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ये बच्चे कुछ इस तरह से मुसलसल हंस रहे थे जैसे ना सिर्फ मेरी बेबसी का बल्कि शायद मेरे बहुत ज़्यादा डरपोक होने का मजाक उड़ा रहे हों। जब तक मैं अपने घर, अपने गांव, उसके गेट पे ना पहुंचा, तब तक मुझे महसूस होता रहा कि ये बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं और मुसलसल मेरा नाम लेके, मेरे अब्बा का, इवन कि मेरे दादा का नाम लेके वो मुझे पुकार रहे हैं। कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी कि ये बच्चे ना सिर्फ मेरे घर वालों को, मेरे आबा व अजदाद को जाना करते थे, बल्कि इन बच्चों ने सिर्फ मुझे डराने से ही काम लिया। हो सकता है कि मेरे बड़ों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे वालिदैन ने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा हो। खैर, जब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जब मेरे घर वालों ने दरवाज़ा खोला तो मुझे उस वक्त से ही सर्दी का सा एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म पे अजीब सी कपकपी तारी हो चुकी है। खैर, जब मैं अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मुझे बुखार हो चुका था और मेरा ख्याल है कि मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर पे जो मेरी अम्मी थी, उन्होंने मुझ पे तकरीबन 10 या 12 दिनों तक दम दुरूद किया। खैर, लेटर ऑन जब मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से या जो भी मस्जिद के इमाम से उनसे बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई और मेरे साथ जो इंसिडेंट पेश आया था उसके बारे में जब मैंने इन लोगों से मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो कब्रिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे अक्सर रात के औकात में न सिर्फ जन्नात की मौजूदगी का एहसास हुआ करता है, बल्कि कहा जाता है कि इस पूरे एरिया में, ख़ास तौर पे जहाँ पे खेत मौजूद हैं, वहाँ पे शेप शिफ्टर्स या छलावे बहुत ज़्यादा आम तौर पे नज़र आया करते हैं। जैसे जैसे अगर हम पीछे की बात करें, यानी 1980s की, 70s की या 60s की, तो इस तरह की जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको आम नज़र से बआसानी इस एरिया के अंदर देखा जा सकता था। अगर आप में से भी कोई उस एरिया या इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है और आपके पास भी इंटीरियर सिंध की कोई कहानियाँ मौजूद हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। अक्सर मैंने कराची के बारे में आपके साथ बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं और कराची के अंदर एक एरिया है लियाकताबाद, या जिसे आप अलकरम स्क्वायर कह सकते हैं। इस एरिया के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। गए वक्तों में जो हमारे कुछ जानने वाले उस एरिया में रह चुके हैं वो हमें इस एरिया के बारे में, या स्पेसिफ़िकली यहाँ पे एक ग्राउंड मौजूद है, उस ग्राउंड के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। खैर, इत्तफाक है कि एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और जब मेरी उनसे मज़ीद बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे इस तरह के कुछ वाक़यात शेयर किए जो कि उनकी जॉब के दौरान उनके साथ पेश आए थे। मैं फ़र्ज़ी तौर पे इनका नाम माजिद रख लेता हूँ और ये स्टोरी माजिद साहब की स्टोरी है। इससे पहले कि हम इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें और हो सके तो अपने सर्किल में, अपने जानने वालों में इस स्टोरी को शेयर कर दें। 1997 चल रहा था और 92 से 97 के जो कराची के हालात थे वो सबके सामने हैं। बेसिकली कराची के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और उस दौर में जो हमारी माएँ थीं, जो हमारी कराची की औरतें थीं, वो कोशिश करती थी कि उनके बच्चे या उनके घर वाले मगरिब के बाद ख़ास तौर पे घर से बाहर ना निकलें। खैर, क्योंकि मैं एक सरकारी ऑफिसर था और मेरी ड्यूटी थी कि ख़ास तौर पे ये जो रात का टाइम है, नाइट की शिफ्ट है, इस शिफ्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और अपने जो भी सिपाही हैं या जो भी हमारी टीम है उसके हमरा मुख्तलिफ़ एरियाज़ का विज़िट करना। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मेरा ख्याल है कि दिसंबर का एंड चल रहा था और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी कि अलकरम स्क्वायर या इसके सराउंडेड जितना भी एरिया है, इस एरिया में मुझे पेट्रोलिंग करनी है और जहाँ भी इस तरह के अनासिर मौजूद हैं जो कि मुल्क के या कौम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं,
उनको ना सिर्फ रोकना है बल्कि एक पुरअमन फिजा को कायम करना है। अब जब पुलिस पेट्रोलिंग किया करती है तो एक तो मोबाइल होती है और उस मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ सिपाही होते हैं, और उन सिपाहियों के साथ साथ एक दो बाइक्स पे भी कुछ लोग मौजूद हुआ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके जाने से या उनके गुजरने से पहले सिविल में कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी या अपनी ड्यूटी के तौर पे उस जगह पे पहले से ही पहुंच जाते हैं जहां से अभी कुछ देर बाद मोबाइल को गुजरना होता है। खैर इत्तफाक है, मैं मोबाइल के अंदर मौजूद था और हस्बे मामूल जैसे गश्त किया करते हैं वैसे ही मैं गश्त कर रहा था। तो इस गश्त के दौरानिए में ये जो अलकरम स्क्वायर है, इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे एक टंकी ग्राउंड मौजूद है। तो मेरा इत्तफाक से उस तरफ जाना हुआ। अब अजीब बात ये थी कि उस रात में यानी सर्द रात में एक तो इस एरिए की लाइट गई हुई थी और दूसरी बात ये भी थी कि उस ग्राउंड के अंदर वैसे भी लाइट्स मौजूद नहीं थी और ये जो ग्राउंड था वो इस तरह की सरगर्मियों के लिए, उल्टे सीधे कामों के लिए शुरू से ही मशहूर था। अच्छा, एक बात ये भी थी कि जो हमारे अफसरान थे वो भी अक्सर हमें बताया करते थे कि इस ग्राउंड में रात में जाने से परहेज़ किया करो। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे जन्नात मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग जिन लोगों को यहाँ पे मर्डर किया गया था अक्सर वो रात में इस ग्राउंड के अंदर नजर आया करते हैं, जबकि कुछ लोग इस बात पे भी कायल थे कि यहाँ पे रात में सरकटा नजर आया करता है। मेरा दिमाग कुछ अलग किस्म का था और इस तरह की बातों पे मैं इतनी आसानी से यकीन नहीं किया करता था। मेरा ख्याल था कि इस तरह की जो बातें हैं वो जानबूझ के मशहूर की जाती हैं ताकि जो भी इलाके वाले हैं, ख़ास तौर पे जो पुलिस वाले इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह की जगहों पे जाने से परहेज़ करें। लेकिन हमारी तो ड्यूटी ही यही है कि जहाँ पे ना जाना हो हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। अच्छा, किस्सा मुख्तसर कि अगर हम उस दौर की बात करें तो उस दौर में ये जो टंकी ग्राउंड था इसके एक रास्ते पे ग्रिल वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, जबकि जो दूसरा गेट था वो टूटा हुआ था, लेकिन उसके आगे बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि चटानी पत्थर रखे हुए थे ताकि उधर से गाड़ी अंदर ना जा सके। अब ये हिकमत अमली के तहत थे या पुलिस को रोकने के लिए थे, ये अल्लाह जानता था। खैर, जब हम लोग टंकी ग्राउंड के एतराफ़ में पहुँचे और मैं उसके बिल्कुल साथ वाली गली में मोबाइल के हमरा मौजूद था तो मैं एतराफ़ का जायज़ा ले रहा था, जबकि जो हमारे सिपाही थे जो कि बाइक्स के ऊपर मौजूद थे, मैंने उनको कहा कि तुम लाइट बंद करके ये जो अंदर ग्राउंड है इस ग्राउंड का एक चक्कर लगा के आ जाओ और देख लो कि इस तरह के मशकूक अफराद अंदर तो मौजूद नहीं हैं। अब दो सिपाही थे जिनको मैंने अंदर भेजा और ये सिपाही अपनी बाइक की लाइट बंद करके साइड में से, यानी जो पीछे की तरफ का रास्ता था, दीवार या ग्रिल के साथ होते होते पूरे ग्राउंड का जायज़ा ले रहे थे। इन सिपाहियों का ये कहना था कि जब हमने ग्राउंड के अंदर बाइक चलाना शुरू की तो उस वक्त ही हमें महसूस हो रहा था ये जो ग्राउंड की पिच है, इस पिच के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अजीब बात यह थी कि दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद कलर के लिबास में बैठा हुआ है और उसके जो बाल हैं वो इस कदर बड़े बड़े बाल हैं कि उसने अपने बालों से अपने मुंह को, अपने अतराफ़ के हिस्से को ढांप रखा है। खैर, सिपाहियों ने जब ये महसूस किया कि वाकई में कोई वहाँ पे मौजूद है तो इन्होंने अपनी बाइक को पिच की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। लाइट बंद थी लेकिन बाइक की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगर कोई दहशतगर्द या इस तरह के अनासिर वहाँ पे मौजूद हों और उनको लगे कि बाइक की लाइट बंद करके बाइक हमारी तरफ आ रही है तो वो उठ के भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जब हमारे सिपाही बाइक पे उस तरफ बढ़ रहे थे तो जो भी वजूद वहाँ पे मौजूद था या बैठा हुआ था वो मुसलसल वहीं पे था और बजाय इसके वो वहाँ से मूव करता, भागता, वो मुसलसल उधर ही बैठा रहा। अब सिपाही बताते हैं कि जब हम एग्जैक्टली उस पिच के तकरीबन 6 या 7 फीट के फासले पे पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने ज़ोर से चीख के कहा कि कौन है बे तू और यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी दौरानिए में जो बाइक चला रहा था उस सिपाही ने बाइक की लाइट भी ऑन कर दी। अब जैसे ही उस सिपाही ने बाइक की लाइट को ऑन किया और जब रोशनी उस पिच के ऊपर उस वजूद पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जो कि बहुत लंबी चौड़ी सी औरत है, उसने कुछ अजीब तरीके से अपने बालों से अपने मुंह को, अपने अतराफ के हिस्से को कवर किया हुआ है। यानी उसके जो बाल थे वो इस कदर घने, इस कदर लंबे बाल थे कि वो यानी उसकी पूरी बॉडी उन बालों में छुपी हुई थी। वो कुछ अजीब तरीके से अपना मुंह अपनी गोद की तरफ किए हुए, अपने मुंह को झुकाए हुए, ऐसा लग रहा है जैसे वो रो रही है
या फिर ये भी लग रहा था जैसे वो जो औरत है वो कुछ ना कुछ खा रही होगी। इसी दौरानिए में सिपाही बताते हैं कि जब हमने उस औरत को दोबारा से मुखातिब किया और हमने अब अपनी जो राइफल्स वगैरह थी, जो भी गन्स थी, उनको लोड किया, तो इस दौरानिए में वो औरत आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुंह को ऊपर करना शुरू करती है। जैसे जैसे उस औरत ने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया, वैसे वैसे जब उसके चेहरे पे लाइट पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उस औरत का जो चेहरा है वो ना सिर्फ झलसा हुआ है, बल्कि अजीब बात यह थी कि उस औरत की जो आंखें थीं, उन आंखों से आग निकल रही थी। कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंजर था जो इन दोनों सिपाहियों के सामने मौजूद था, और एक अजीब से शहर में, एक अजीब से खौफ में ये दोनों मुब्तला हो चुके थे। एक और सिपाही बताते हैं कि जब उस औरत ने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उसकी गोद की तरफ पड़ी, यानी कि जहाँ पे उसने अपने मुंह को झुका रखा था, तो मैंने देखा कि उस औरत के सामने, यानी उसके गोद के बिल्कुल बराबर में, एक स्टील की सी प्लेट है। उस प्लेट के अंदर बहुत सारे कोयले या फिर आग के शोले रखे हुए हैं, और हैरान कुन तौर पे वो जो औरत थी वो अपने हाथों से उन शोलों को उठा के बारी बारी अपने मुंह के अंदर रख रही थी। एक अजीब मंजर हमारे सामने मौजूद था। एक खौफनाक शक्ल की शायद एक चुड़ैल सामने बैठी हुई थी और वो मुसलसल आग के शोलों को या अंगारों को अपने मुंह के अंदर डाल रही थी। जबकि हमने गए वक्तों में अपने बुजुर्गों से, अपने जानने वालों से सुन रखा था कि अगर कोई चुड़ैल या इस तरह की मखलूक आपके सामने आती है, अगर आप आग का सहारा लें या आग जला लें, तो वो जो भी मखलूक है वो एकदम से आपके सामने से गायब हो जाती है। खैर, कुछ देर तक ये जो सिपाही थे उस मंजर को समझने की कोशिश करते रहे, और जैसे ही इनके दिमाग ने काम करना शुरू किया या इनको कोई मैसेज थ्रू किया, तो इन्होंने अपनी बाइक को वहीं पे ही छोड़ा और उसी हालत में ये बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे तैसे जब ये 1-2 मिनट भागने के बाद गेट की तरफ आए, यानी जहाँ पे मेरी मोबाइल मौजूद थी, तो एकदम से ये दोनों हमारी मोबाइल से टकरा के नीचे गिर गए। पहले तो हमें लगा कि शायद अंदर कोई दहशतगर्द मौजूद हैं। हम भी अलर्ट हो गए और हमने 1-2 हवाई फायर किए। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये जो सिपाही थे ये ज़रा सेंसेस में आए, तो इनका यह कहना था कि वहाँ पे, यानी ग्राउंड की पिच के ऊपर, एक औरत बैठी हुई है जिसकी इस कदर भयानक शक्ल है कि उसकी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल वहाँ पे बैठी हुई है। खैर, ये जो सिपाही थे, पहले तो हमने इनका मजाक उड़ाया। उसके बाद जब हम लोग पैदल उस पिच की तरफ गए, तो वाकई में वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे ये इशारा कर रहे थे, एक प्लेट पड़ी हुई थी। और अजीब बात ये थी कि उस प्लेट के अंदर आग के शोले या अंगारे, या आप कह सकते हैं कि कोयले रखे हुए थे। यानी ये जो कुछ बता रहे थे ये हकीकत पे मबनी था। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इन दोनों सिपाहियों को इस वाक़ये के तकरीबन 10-12 दिन तक शदीद बुखार रहा, और इन लोगों ने इस दौरानिए में मुख्तलिफ आमलीन से, मुख्तलिफ अमल करने वालों से अपना इलाज करवाया। कहा जाता है कि जो टंकी ग्राउंड है, इस ग्राउंड में उस दौर में जबकि ऑपरेशन चल रहा था और सियासी तौर पे जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो यहाँ पे लोगों की टारगेट किलिंग करने के बाद यहाँ पे बेसमेंट पे लोगों को फेंका जाता था। लोगों की बॉडीज़ यहाँ पे जगह जगह पड़ी होती थीं। इसी वजह से शायद इस ग्राउंड के अंदर इस कदर बुरे असरात मौजूद थे। अगर आप में से भी किसी के पास इस अलकरम स्क्वायर की या इसकी बैक साइड की कोई भी स्टोरी मौजूद है, तो आप लोग भी चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके ईमेल भी कर सकते हैं।